नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शाह को सियासी चौसर में शह और बात का मास्टरमाइंड माना जाता और बीजेपी में सियासी चाणक्य जो हार से जीत के बीच के अंतर को कभी भी बदल सकते हैं। तो क्या यही अंतर बदलने के लिए कल देर रात तक मंथन हुआ है और इस मंथन के बाद क्या यह कह दिया जाए कि जहां शाह है वहीं रहा है? अगर यह कह भी दिया जाए तो राह क्या जीत की तरफ जाती है या फिर बीजेपी में एकजुटता की तरफ राह जाती है या फिर यह राह राजस्थान में बीजेपी के चेहरे के घोषित होने और अघोषित रहने के बीच से निकलती है? शाह के साथ नड्डा भी आए तो क्या यह मीटिंग फुल एंड फाइनल फैसले से पहले का वो सेमीफाइनल था जिसके बाद दिल्ली में बैठक में रवायत निभाई जाए और जनता के बीच में फैसले सुनाए जाएंगे? फैसले टिकट की घोषणा के, फैसले नेताओं को मिलने वाली जिम्मेदारी के, फैसले चुनावी रणनीति के। आज बात इसी मुद्दे पर कि जहां शाह है वहां रहा है, लेकिन इस राह पर सब एक है या फिर अभी भी इस राह पर दो राहें? आज बात इसी पर। कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए? 2023 में कमल खिले एक ऐसा मार्गदर्शन माने दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मिला है। सन 2023 में कमल खिलाने के सोच के साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह राजस्थान आए थे और तमाम उन नेताओं के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक हुई है जिनको लेकर सवाल उठे हैं कि वो एक साथ हैं या नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मीटिंग के बाद कहा कि सब अच्छा रहा, बाकी नेताओं ने भी यही कहा। तो क्या जहां शाह है वहां राह निकल रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमुखी जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी का मुद्दा। तो मुकेश जी आपके साथ जरा बताइए, वाकई में जहां शाह है वहां राह निकल गई है हर तरीके की या अभी भी दो राहें चार राहें दिखाई दे रही हैं जिनको लेकर एक दो मीटिंग और हो सकती है? देखिए, राह एक ही है। आने वाला 2023 का चुनाव राहगीर अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब नेताओं के जो दौरे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनके दौरे लगातार होते रहते हैं। उसमें चाहे 2023 का चुनाव हो, चाहे हमारे जो कार्यक्रम है उनका विश्लेषण हो, आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा हो, ये कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का। और ये कार्यक्रम, ये दौरे एक उसकी कड़ी होती है। मार्गदर्शन में क्या मिला सर? दो चार लाइनें तो बताइए अंदर। मार्गदर्शन में जो भी आपके लायक होगा निश्चित रूप से उसको एक ऑथेंटिक रूप से बता दिया जाएगा। मतलब अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जो बताने लायक? अभी जो बताने लायक है वो मैंने बताया कि वो तैयारियां हैं 2023 के चुनाव की, और जो हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे आगामी कार्यक्रम है, सब उन सब चीज़ों की तैयारी के लिए बैठ के लगातार होती रहती है। राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये सब है। देखिए, जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, आज जिस प्रकार से पिछले 5 साल से जो राजस्थान में सरकार काम कर रही है उसको सबने देखा है। चाहे वो आपका लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे आपका आज राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, और चाहे राजस्थान में जिस प्रकार से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सारे मुद्दे और हमारे जो युवाओं के स्वप्न इनके लिए तो मीटिंग नहीं हुई होगी सर। मैं तो आज ये बात कर रहा हूं कि भाई जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ? चुनाव का जो आपने बता दिया कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बताने लायक हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। फिर मैंने आपने कहा ना भाई कुछ ऐसा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जो बताने लायक होगा वो निश्चित रूप से आपको बता दिया जाएगा। जो बताया है आपको वो मैंने यही बताया कि गुप्त मीटिंग थी सर? कोई गुप्त मीटिंग नहीं थी। 2023 के जो विधानसभा के आगामी चुनाव है उनकी तैयारियों की बैठक थी। उनका मार्गदर्शन मिलता है। इन राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाता है। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। बताइए, अंतिम वक्त में जगह क्यों बदल दी गई? पूरा बीजेपी ऑफिस सजा दिया गया था, सुना अंदर तक रंगोलियां बन गई थी, सुरक्षा लग गई थी, फिर अचानक से एक निजी होटल की तरफ गाड़ियां क्यों मोड़ दी गई?
नहीं, ये कोई एक मुद्दा नहीं होता। ये एक सामान्य तरीका है कि ठीक है, कार्यालय की जगह उस स्थान पर कर दिया। आपको अच्छे से जानकारी है कि जब माननीय गृह मंत्री आते हैं तो कई चीज़ें देखी जाती है। हो सकता है कोई भी दृष्टिकोण हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टिकोण भी हो सकता है, या वहाँ पर ठीक है एक उनका जहाँ पर उनका ठहरने का हो वहीं पर किया हो। तो ये कोई सामान्य सी बात है। ये अभी बीजेपी कार्यालय आते हैं तो सुरक्षा की थोड़ी कमी रहती है। नहीं, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। ये एक सामान्य सी बात है और सामान्य तरीके से ही वो स्थान चेंज किया गया। चलिए कोई बात नहीं। मिथिलेश जामिनी जी, सर 2-4 लाइनें तो पता चली होंगी, गुप्तचर विभाग सभी पत्रकारों के होते हैं, कि अंदर क्या चला? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह के आने का मेजर रीजन यही है कि पार्टी विथ डिसिप्लिन वाली में पार्टी विथ डिफरेंस क्रिएट हो गया था और उस डिफरेंस को एक करने के लिए ही चाणक्य को यहाँ भेजा गया था। तो राह पर सभी राहगीर एक साथ चलने को तैयार हो गए? सभी रहा नहीं। जो आज उन मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जो ट्वीट किया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो चेहरा है वो दर्शाया गया है। और जो अभी मुकेश जी कह रहे थे कि यूं ही बदल दिया गया होटल में, आपको पता होगा कि अनीता भदेल जो इनकी विधायक है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले वहां बैठे हुए थे। तो कोई माहौल नहीं बिगड़ जाए, एक गलत मैसेज नहीं चला जाए, इसलिए बदला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस बैठक में हुआ क्या। इस बैठक में लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने साफ कह दिया है कि परिवर्तन रैली में जिस तरीके से भीड़ नहीं आई वो एक मुद्दा रहा। दूसरा एक मुद्दा रहा कि जिसको जो करना कर लीजिए, पार्टी किसी के सामने नहीं झुकेगी। वो एक तरीके से नसीहत देके गए हैं कि आप पार्टी से छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करिए, आपको हम जो कह रहे हैं वो करिए। फिर परिवर्तन यात्रा में जो 4-4, 5-5, 6-6 उम्मीदवार आ गए, वो जो डेंट लगेगा उस डेंट को पेंट करने के लिए आपके पास टीम है या नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो अशोक गहलोत की स्कीम्स है उनका खौफ दिखा, आज ओपीएस का खौफ दिखा। और एनपीएस के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि हम गारंटेड पेंशन योजना शुरू करेंगे। दूसरा जो अशोक गहलोत ने एक हमला किया है कि बार बार क्यों आते हैं उपराष्ट्रपति राजस्थान की धरा पर, उसका भी कोई माकूल जवाब ढूंढना पड़ेगा। और तीसरा सचिन पायलट के जो गढ़ टोंक हैं उसमें भी रमेश विदुड़ी, जिनके सदन में बड़े विवादित बोल थे, उनको टोंक की कमान सौंप दी गई है, यानी गुजर वोट बैंक को इंप्रेस करने के लिए। तो मोदी जी जो ही गए, दूसरे दिन ईडी आ गई, उसके बाद अमित शाह आ गए और रमेश विदुड़ी आ गए। तो ये साफ जाहिर है कि यहाँ के राज्य स्तरीय नेताओं पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा यकीन नहीं है, इसलिए सारी कमान दिल्ली के नेताओं ने आसपास राजस्थान के डेरा डाल दिया है। और उनके पास स्ट्रॉन्ग इनपुट यह है कि कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत की स्कीम्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए सुखद पहलू यह है कि अकेले अशोक गहलोत उधर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान देके अशोक गहलोत के मनोबल को भी डामाडोल कर दिया है, जिसका हमने कल परिणाम देखा कि पहली बार अशोक गहलोत जैसा धीर गंभीर नेता खाटू श्याम जी में जो उनका चालक था पायलट, उनसे उलझ गए, उनसे कहा कि आप लेके चलिए सालासर और 5 मिनट में आए। इसके अलावा जो पर्यटन की बड़ी योजनाएं थी वो भीड़ नहीं होते उखड़ गए और वो उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया जिसका विज्ञापन दिया गया था। ऐसी कई घटनाएं जिनको जोड़कर देखें तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। जी ठीक है। आरसी चौधरी जी, उन्होंने जो 50-50 का जिक्र किया, होना तो ये चाहिए था कि भाई बयान यह था कि 100% हमारे हैं, बाकी राज्यों में देख लें, क्योंकि वो बोल राजस्थान में रहे थे और यहीं पर ही सवाल खड़ा कर गए। क्या इससे बीजेपी को वो बूस्टर डोज कांग्रेस ने अंदर से ही दे दी कि हाँ ऑप्शन खुला है? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन राहुल गांधी जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है और मुख्यमंत्री और हमारे तमाम नेता ये कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है या जो राजा है वो रानी की कोख से नहीं, मतदान से पैदा होता है। और राष्ट्रीय जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को निश्चित रूप से चुनौती के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए जनता की अदालत भी जाना होता है और अपने कार्यकर्ताओं का आगाह करना, सजग करना, मुझे लगता है हर अभिभावक और मुखिया की यही पहल होती है कि वो ताकि और ऊर्जा से लगे, ताकि बेहतर निर्णय और बेहतर रिजल्ट को पा सके। और हमने जो चुनौती हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं एमपी और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा की जरूरत नहीं है। देखिए अगर उस दरा पे जाएंगे, आपने जिक्र किया, आपने स्वयं ने जिक्र किया कि राजस्थान की दरा पे ऐसा बोलते तो ठीक होता, इसका मतलब राजस्थान की दरा पे ये बोलते, वहां पे ये बोलते, ये कोई मायने नहीं रखता।
2018 में आपके पीछे जो अमित शाह अच्छा, आप जी का बताइए, पोस्ट है, आपका मोरल बढ़ा है, उसके बाद ये कम हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से हम तो चुनौती के तौर पे लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, वो फैसला करेगी। हमारी योजनाओं के भरोसे बैठ जाएं, हम जन जन तक पहुंचे नहीं, वोट मांगे नहीं, सरकार की योजनाओं को लेके जाए नहीं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक अंतिम मतदान ना हो जाएगा, हम बूथ को विजय नहीं कर लेंगे, तब तक कैसे चैन से बैठ सकते हैं? क्योंकि हमारे बूथ के तमाम जो अध्यक्ष है, 52,056 बूथ के अध्यक्ष आए, हमारे मंडल के 2200 के आए, 400 ब्लॉक के आए, हमारे जिले की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हमने संकल्प लिया कि पुणे यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और राजस्थान में रिवाज बदलेंगे। इसलिए हम लोकतंत्र के अंदर जनता का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह तानाशाही नहीं करते। जो अमित शाह ने कहा था ये भाजपा के अंगद का पांव है, जब वो अध्यक्ष होते थे 2018 में 163 सीटें थी, उस अंगद के पांव को उखाड़ के फेंका और 163 से 73 पे लाके छोड़ दिया। जब उपचुनाव हुए तो 73 से नीचे चले गए। आक्रोश सत्ता के खिलाफ में आना चाहिए, जबकि विपक्ष के खिलाफ में आ रहा था, क्योंकि 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत से नदारद थी। और आज लोकतंत्र के अंदर चुनाव की रणनीति जब बजी, तब वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा किस लिए? जनता के मुद्दों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी दे दीजिए। सबने कर लिया प्रयास। जेपी नड्डा जी आए, राता बिखेर के चले गए। प्रधानमंत्री जी आए, कमल को चुनो, व्यक्ति को नहीं। पार्षद हो, चाहे जिले का हो, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो, सिर्फ एक। आप बताइए, क्या आपके यहाँ ये नहीं है कि भाई हाथ को वोट देना है? आपके यहाँ ये नहीं है कि हाथ को वोट देना है, या ये है कि इस चेहरे को वोट देना है? विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता करनी चाहिए कि उनकी पार्टी दो लोगों की बंधक बन गई है, जो कांग्रेस हमेशा कहती रही है। और कांग्रेस की पार्टी? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता के मुद्दों की पार्टी है। जनता के लिए हमने जो काम किए। ठीक है, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, कांग्रेस है भाई जनता की पार्टी और बीजेपी है दो नेताओं की पार्टी, इस पर जवाब दीजिए। और साथ में ये कि हम कह रहे हैं कि जहां शाह है वहां रहा है, रहा क्या जीत की तरफ है, रहा क्या एकजुटता की तरफ है, रहा क्या चेहरे के घोषित और अघोषित होने के बीच से निकलती हुई रहा है? दरअसल परिवर्तन यात्राएं निकल रही थी, तमाम काम चल रहे थे, और शायद चाहे दिल्ली से आने वाले नेता या प्रदेश के नेता ये समझ रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, और जो हम फीडबैक दे रहे हैं वो दिल्ली वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन शायद जैसा आपने कहा कि जहां शाह है वहां राह है भाजपा के लिए, खुद बजाय कि इसके कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको एक अनौपचारिक तरीके से यहाँ का प्रभारी बनाया हुआ है, और अमित शाह तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आखिरकार अमित शाह को आना पड़ा, अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा, और खुल के नहीं पॉलिटिकल जो भी तमाम बातचीत हुई, पहले तो एक जनरल डिस्कशन होता रहा, उसके बाद 3 नेताओं को बाहर निकाला, फिर परिवर्तन यात्रा पर चर्चा हुई, और जो नेता हैं जो एसोसिएटेड है इससे, उन्होंने खुलकर बताया कि परिवर्तन यात्रा सक्सेस रही। फिर अमित शाह ने उनको रियलिटी बताई कि क्या रियलिटी थी परिवर्तन यात्रा की, उस पर भी उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली या गुजरात या कहीं और हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। यानी कि दिल्ली आलाकमान कहीं ना कहीं परिवर्तन यात्रा से सेटिस्फाइड नहीं था। ऐसे में आगे की मजबूत रणनीति बनाई और कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दिए कि पूरा का पूरा टिकट वितरण हो या आगे की रणनीति हो, वो और ज्यादा पुरजोर तरीके से दिल्ली ही तय करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब ये मैराथन 6 घंटे की बैठक चली, उसमें जो गुटबाजी थी उसको बैलेंस करने की कोशिश की, जो कोई और नहीं कर सकता था। पूरा अगस्त, पूरा सितंबर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे दिल्ली थी, वो खुलकर ना पार्टी के साथ थी, ना यात्राओं में आई, उनको बुलाया गया, वो उतना ही कर रही थी जितना पार्टी उनसे करने को कह रही थी, जो चुनाव में करना चाहिए वैसा नहीं था। तो उस बैरियर को भी कल अमित शाह ने तोड़ा है, और अमित शाह ने सुनिश्चित किया है कि वसुंधरा राजे की भागीदारी हो। इसलिए नहीं कि उनको शायद दूसरे नेताओं को बराबर करना था, इसलिए कि वो किसी भी तरह का लकूना या किसी भी तरह का नुकसान किसी नेता की वजह से चुनाव में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब अपने पूरे मन से चुनाव में रहें। तो कहीं ना कहीं जो कमी थी, दोनों गुटों के बीच में बैलेंसिंग फैक्टर नहीं था, उसको बड़े स्टाइल से अमित शाह ने बैलेंस किया है कल। इसीलिए शायद एक बात कही जा रही है कि जब 3 बजे बैठक खत्म हुई तो वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत हंसते हुए बाहर आए, और अरुण सिंह और राजेंद्र राठौड़ उतने मुस्कुराते हुए बाहर नहीं आए। तो अमित शाह ने जो काम किया वो अनकहे तरीके से पूरी यहाँ पर किया है। दोनों ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अदिति, जिस वक्त आप बोल रहे हैं हम दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुस्कुराते की भी, और राजेंद्र राठौड़ साहब की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रमुखी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। चंद्रमुखी जी, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी राजस्थान में 1 मुखी, 2 मुखी, 1 सीट, 2 सीट, 10 सीट कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है?
देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो अभी आज जो हम बात कर रहे थे अमित शाह जी की कि जहां चाहा वहां रहा है जी। तो राजस्थान में उनकी जो रहा है उसके मुझे थोड़े नकारात्मक संकेत ज्यादा नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो भारत पूछता है कि जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ पे एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ विमान से क्यों आए थे। ये विमान क्या उनको एक इस तरह की अथॉरिटी इंडिया में देता है? ठीक है, वो गृह मंत्री हैं, वो यही विमान लेके आज मणिपुर पहुंचते जहां उनका बीजेपी कार्यालय धू धू करके जल रहा था। एक देश के गृह मंत्री की जरूरत वहां थी सबसे पहले, तो देश के गृह मंत्री होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी निभाते और वहां आप वो उसके लिए उचित कदम उठाते। पिछले कई महीनों से मणिपुर जलता जा रहा है। मणिपुर गए थे जी, और जेपी नड्डा हैं, वो उसको एक आपके एयरफोर्स के विमान में आते हैं, तो ये एक पार्टी के अध्यक्ष, वो कोई मंत्री भी नहीं है, तो वो कोई भी तरीके से अथोराइज नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे से ये एयरफोर्स के जो संसाधन ये इनको पॉलिटिकल रैलीज में यूज करना ये सरासर गलत है। जनता इसका जवाब मांगेगी। दूसरा, ये अभी जो टिकट्स की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अपने को चिंतन, मुझे नहीं लगता कि हमें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं एक मजबूत गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन घमंड जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये खुद अपने कद्दावर नेताओं को इस तरीके से किनारे करने में लगे हैं कि इनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप वसुंधरा राजे जी को देख लीजिएगा, चाहे आप वाकई में आप कद्दावर नेताओं को किनारे करने की बात बीजेपी में कह रहे हैं या खुद आम आदमी पार्टी में कह रहे हैं? जी, मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मूल संस्थापक थे उनमें से चुनिंदा ही बचे होंगे शायद। जी, बाकी सब किस किस किनारे चले गए हैं कोई नहीं जानता। जी, जितने संस्थापक थे आज भी हमारा जो संगठन है पूर्णतया तैयार है। ग्राउंड लेवल पे हमने कमेटीज तैयार करी हुई है। एक मुखी है ना, डोर टू डोर हमारे अरविंद केजरीवाल से इतर आम आदमी पार्टी में कुछ है क्या? मैं बताती हूँ, कोई चलता है अरविंद केजरीवाल से इतर? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के थ्रू पनपी थी और इसका गठन है वो बूथ लेवल और अन्ना हजारे के थ्रू आम आदमी पार्टी पनपी और आम आदमी पार्टी की अन्ना हजारे के आंदोलन से पनपी, वो बूथ तक गई है और हमारा मजबूत संगठन है। और अन्ना हजारे के आंदोलन से पनपी ना आम आदमी पार्टी भी। और फिर अन्ना हजारे साहब को कितना पूछा हर कोई जानता है। मैंने बेसिक सवाल आपसे किया था कि भाई आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानों के जरिए ही राजनीति में रहने वाली है राजस्थान में, या जमीन पर भी कुछ दिखाई दे रहा है? आम आदमी पार्टी आंदोलन के साथ शुरू हुई थी, बयान नहीं। आज भी अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। देश के किसी नेता में वो हिम्मत नहीं है कि आज भी अपने काम के आधार पर वोट मांग ले। कभी आप सेना के नाम पे सियासत करते हैं, कभी आप महिलाओं के नाम पे करते हैं, कभी आप धर्म के नाम पे करते हैं, कभी आप भाई के नाम पे करते हैं। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बार बार आपसे आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल कर रहा हूं, आना पड़ेगा और आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। सब कुछ मिलता है मैम। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में जितने प्रोमिसेस किए और हर साल हर चुनाव में जो प्रोमिसेस किए हर साल किए, उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा उसको कि एक ही वादा कितनी बार किया गया है। डॉक्यूमेंट्री मैं फिर आपसे वही सवाल कर रहा हूं, मिथिलेश जैमिनी जी, क्या ये कंफर्म हो गया है बीजेपी के अंदर कि भाई क्षेत्रीय चुनाव को राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अंदाज में लड़ेंगे और क्षेत्रीय चुनाव सिर्फ उस फॉलोअर की भूमिका में होंगे कि ऊपर से जो संदेश आया है उसको पूरा करना है? देखिए, कहीं न कहीं जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व उसे 2024 की भी चिंता है, क्योंकि दोनों बार राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा आशीर्वाद दिया है। 25 की 25 सीटें उनकी झोली में डाली, तो वो कहीं इसमें ब्रेकअप नहीं हो जाए, इसलिए उनकी नजर 23 के साथ साथ 24 पर भी, इसलिए वो 23 को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, देवी सिंह भाटी 3 बार भाजपा में आने की कोशिश कर चुके हैं। जब मैडम गई थी बीकानेर तब अर्जुन मेघवाल उनके बीच में आ गए थे, तो बीच में आने की बात हुई। अर्जुन में इन्होंने अशोक गहलोत से भी मुलाकात की, देवी सिंह भाटी ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत तमाम चीजें हुई, लेकिन जो ही अमित शाह आए ये एक रास्ता खुला। तो बीजेपी को ये अच्छी तरह पता चल गया है कि किसी को नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि मैडम के साथ कई, और ये ताकत सिर्फ अमित शाह के पास। देखिए, ये अमित शाह के पास, उसका रीजन ये है कि उनका जो पॉलिटिकल विजन है वो एक एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। मेरे पास वक्त की कमी है। अदिति, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या वाकई में अमित शाह के पास अध्यक्ष ना होते हुए अध्यक्ष से ज्यादा वो वीटो पावर है जिसके सामने बीजेपी का फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है जो ना कर सके? इसके लिए एक लाइन की जरूरत ही नहीं है विजेंद्र जी, एक शब्द की जरूरत है 100%। शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास एक ही मिनट है। जो आप कह रहे हैं सही है, क्योंकि जी मुकेश पारीक जी, तो क्या अब राजस्थान की राजनीति अमित शाह करेंगे? राजस्थान की राजनीति तो यहाँ कार्यकर्ता करते हैं, अमित शाह जी का मार्गदर्शन रहता है। और अमित शाह जी एक ऐसे राजनेता हैं
कि जिनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े गए, उनके अध्यक्ष काल में पार्टी ने बहुत ऊंचाइयां छुई है। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तो मानकर चले ना भाई, राजस्थान के फैसले अभी दिल्ली से होंगे और दिल्ली के नेता करेंगे और उनमें अमित शाह से ऊपर है नहीं कोई। निश्चित रूप से जो विधानसभा के जिनका लोकल लीडर क्या करेंगे जो सर? उम्मीदवार तय होते हैं वो दिल्ली से ही तय होते हैं, सांसद लोकल लीडर क्या करेंगे सर? तय होते हैं, लोकल लीडर फीडबैक ठीक देते है हैं। अदिति, इस सवाल का जवाब और दे दीजिए, लोकल लीडर क्या करेंगे, सब दिल्ली तय करेगा तो? देखिए सर, पहले क्या होता था विजेंद्र जी कि प्रदेश का जो यूनिट है वो पैनल बनाती थी, चर्चा करती थी, फिर वो लेकर आती थी दिल्ली और दिल्ली में फिर सर्वे के लिहाज से फाइनल होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सरसरी तौर पर 100 सीटों पर 70 सीटों पर चर्चा हुई, बस उतनी बहुत है। दिल्ली अपने सर्वे और अपने सूझबूझ के हिसाब से लिस्ट तैयार भी करेगा, अनाउंस भी करेगा, फिर वो लिस्ट चल के प्रदेश आएगी। तो प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी है कि जब मोदी की रैली हो तो उसमें भीड़ ले आए, इतना ही कर ले, उतना ही बहुत है। राष्ट्रीय नेता अब इतना ही चाहते हैं। ठीक है, आरसी चौधरी जी, लड़ाई प्रदेश के चुनाव की दिल्ली से है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 9 साल के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है राजस्थान के अंदर। जो जेमिनी जी ने कहा, ईडी, अमित शाह और विदुड़ी। ईडी आप प्रहार कीजिए, एक केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग कीजिए, अमित शाह अहंकार भरे हुए आइए और विदुड़ी नफरत की राजनीति की सौगात राजस्थान को लेके आए। और आज इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती थी स्वयं खंड खंड में बटी हुई है, जो खुद हमारी आदित्य ने कहा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी, शुक्रिया मुकेश पारीक जी, शुक्रिया चंद्रमुखी जी, शुक्रिया और मिथिलेश जैमिनी जी, शुक्रिया। जहां शाह वहां रहा, लेकिन ये रहा बीजेपी को किस राह पर ले जाते हुए किस मंजिल तक लेकर जाएगी, ये दिसंबर में तय हो जाएगा। नमस्कार।